हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं द गॉड ऑफ कुकरी मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है स्ट्रीट फूड वाले एरिया में, जहां पर एक औरत छोटा सा नूडल शॉप चलाती है। इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक औरत के लिए दुकान चलाना उतना आसान नहीं होता। इस औरत का नाम है शेरिल। देखने में थोड़ी अकड़ू लगती है और चेहरा भी इसका थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तभी वहां पर आता है अपना हीरो स्टीफन और नूडल्स मांगता है। शेरिल भी नूडल्स की बॉल उसकी तरफ टॉस कर देती है। स्टीफन को गुस्सा तो आता ही है, लेकिन भूख भी बहुत लगी होती है, तो वो नूडल्स को चुपचाप खा जाता है। वो कहता है कि अरे, इसमें ना तो नमक है, ना मिर्ची, और ना ही कोई स्वाद है, और ये ठीक से पका हुआ भी नहीं है। ये टेबल ऊपर से देखो कितना गंदा है, ऐसे सर्व करती हैं आप अपने कस्टमर को। पर शेरिल को जैसे दोस्तों कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो मुंह फुलाकर बस अपना काम कर रही होती है। फिर वो स्टीफन को टॉयलेट पेपर का रोल देकर कहती है कि अगर गंदा है तो इसे साफ कर लो। स्टीफन तो गुस्से में उस पर बरस पड़ता है। स्टीफन को तो इतना गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं दुनिया का बेस्ट शेफ हूँ और फिलहाल दुनिया से छुप कर रह रहा हूँ यहाँ पर। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं गॉड ऑफ कुकरी हूँ। ये कहकर वो अपना चश्मा उतार कर अपना मुंह ज़रा क्लोजअप में दिखाता है। शेरिल उसको देखते ही रह जाती है और यहाँ पर आता है स्टीफन का फ्लैशबैक। हाँ दोस्तों, ये सच में गॉड ऑफ कुकरी था, यानी दुनिया का सबसे बढ़िया शानदार शेफ। वो एक कुकरी शो को जज करने चाहता है जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। एक कंटेस्टेंट ने फ्राइड राइस बनाया होता है जो हमें थोड़ा क्लोजअप में गर्मा गर्म दिखाया जाता है। तो डिश को देखते ही स्टीफन उसकी रेसिपी बताने लग जाता है कि यहाँ इस फ्राइड राइस को बनाने के लिए तुमने पैन को अच्छे से साफ करके उसके 2 हिस्से किए और बीच में राइस रखकर उसको स्टीम किया। फिर उसके अंदर से राइस को अलग निकाल कर एप्लोन नाम के एक फ्रेश जूस में मिक्स करके फिर से राइस को फ्राई किया। राइट, सभी चौंक जाते हैं कि सिर्फ एक स्पून टेस्ट करके ये पूरी रेसिपी कैसे बता सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप मीडिया वालों की तो पूछो ही मत, वो 1 का 10 बनाकर आर्टिकल में लिखते हैं। और जिस कंटेस्टेंट ने डिश बनाई थी वो काफ़ी अच्छा कुक था, लेकिन स्टीफन कहता है कि तुम्हारी डिश अच्छी नहीं है और तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। शेफ़ परेशान हो जाता है कि यार 0 मार्क्स कौन देता है कुकरी कंपटीशन में। अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट की डिश का नाम है मल्टी फिश। इस डिश को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पहले तो एक फ़िश को काटकर उसके अंदर से फ्लश और बोन्स निकालकर फ़िश को खोखला किया जाता है, और फिर दूसरे फ़िश का फ्लश निकालकर इस खोखले फ़िश के अंदर रखकर उसकी सिलाई की जाती है और स्पाइसेस वगैरह डालकर उसकी कुकिंग की जाती है। ऐसा करने से इसमें 2 फिशेस का टेस्ट आ जाता है, इसलिए ये हुआ मल्टी फिश। इसके बाद स्टीफन उसको टेस्ट करके कहता है कि इसको खाकर तो मुझे उल्टी आ रही है, एकदम बकवास बना है। ये कहकर वो उसे भी 0 ही दे देता है। इस तरह सभी कंटेस्टेंट्स को वो सिर्फ 0 देकर आगे बढ़ जाता है। अब आखिरी शेफ आता है, तो उसने बतख का कोई डिश बनाया होता है, जिसे टच करके स्टीफन कहता है कि ये तो एकदम ठंडा है, तुम इसको पका चुके हो या अभी फ्रीज़र से निकाला है तुमने। उसको भी दोस्तों वो 0 ही मार्क्स दे देता है। पर ये शेफ दूसरों की तरह चुप नहीं रहता और चिल्ला देता है कि अच्छा एक बात बताओ, बिना टेस्ट किए हुए तुम किसी को 0 कैसे दे सकते हो? वो बतख को काट कर दिखाता है, तो उसके अंदर रखकर कोई नया डिश बनाया होता है जो कि एकदम गर्मा गर्म होता है। वो कहता है टेस्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, फिर देना मुझे मार्क्स। स्टीफन कहता है कि टेस्ट की तो बात ही नहीं है, तुम्हारा मुंह इतना ख़राब है कि मुझे देखने का मन नहीं करता। ये 0 डिश के लिए नहीं, तुम्हारे मुंह के लिए है, और मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसे बदसूरत लोग कतई पसंद नहीं। एक काम करो, अपने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। शेफ अपना चेहरा ढक लेता है और रोने लग जाता है। कहता है यार ये कैसा कंपटीशन है। वो बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। मीडिया वाले तो उसके क्लोजअप शॉट्स लेने लगते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। अब एंकर पूछता है कि अगर कोई भी डिश अच्छी नहीं है तो फिर अच्छी डिश आप ही बनाकर दिखाइए। स्टीफन कहता है हाँ ये हुई ना बात, अभी दिखाता हूँ। फिर वो एक डिश बनाता है जिसे वो रेनबो विद फ्लावर्स का नाम देता है। उसे सभी टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वाह ये तो एकदम लाजवाब है। मीडिया वाले भी इस बात को खूब छापते हैं। अगले सीन में स्टीफन उस शो के एंकर को डांट रहा होता है कि तुम अपना खुद का डायलॉग क्यों बोल रहे थे, अरे जो स्क्रिप्ट में है वो फॉलो क्यों नहीं किया। एंकर कहता है उसके लिए सॉरी, मुझे लगा कि अगर मैं एक्स्ट्रा बोलूँगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। फिर वो शो के कंटेस्टेंट से मिलता है और उन्हें भी पैसे देता है। ये कुकिंग शो असली नहीं है, बल्कि स्टीफन अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सच बताएं तो उसे कुकिंग के बारे में ज़्यादा कुछ आता जाता है ही नहीं, और इस तरह के फ्रॉड शोज़ के ज़रिए वो मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है।
ये सब करके ही वो गॉड ऑफ कुकरी बना है और इसी वजह से कई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करने के लिए स्टीफन का सहारा लेती हैं। इस फ्रॉड बिजनेस में उसका एक पार्टनर भी है। फिलहाल वो एक नूडल्स कंपनी का ऑफर लेकर आया है। अब क्योंकि स्टीफन गॉड ऑफ कुकरी है तो उस कंपनी को लगता है कि अगर स्टीफन उनके नूडल्स पैकेट्स को रिकमेंड करेगा तो सेल्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। कट करके टोंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्टीफन का असिस्टेंट बनना चाहता है। वो कहता है कि सर आप मेरे इंस्पिरेशन हो। सर मैंने केटरिंग कुकिंग वगैरह का कोर्स भी किया है और मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। प्लीज़ मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप चाहो तो सर मैं इस बिल्डिंग से कूद जाऊँ। स्टीफन कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस अपना ये पैंट उतार कर उस लिफ्ट के पास जाकर बैठ जाओ। ये टोंग तो पलक झपकने का टाइम भी नहीं लेता और तुरंत पैंट उतार कर लिफ्ट के पास बैठ जाता है। स्टीफन कहता है चलो ठीक है आप पैंट पहन लो और कल से तुम मेरे असिस्टेंट। टोंग तो एकदम खुश। अब स्टीफन की जिस कंपनी के साथ डील हुई थी वो अपना नया नूडल्स पैकेट लॉन्च करते हैं जिसके लिए वो स्टीफन को बुलाते हैं। वहाँ पर जाकर वो नूडल्स की पब्लिसिटी करने लग जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन तभी स्टीफन का असिस्टेंट टोंग बीच में आ जाता है और वो स्टीफन से पूछता है कि इस नूडल्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, ज़रा बताइए। आप कहेंगे तो लोगों को इस प्रोडक्ट पर ज़्यादा विश्वास होगा, पर स्टीफन को तो कुछ पता हो तो बताए ना। वो ज़रा नर्वस हो जाता है और अपने पार्टनर को इशारा करता है कि गार्ड्स को बुलाकर उसको बाहर करवाओ। लेकिन तब स्टीफन को रियलाइज़ होता है कि असल में उसका पार्टनर भी टोंग के साथ मिला हुआ है। वो गार्ड्स को जाने नहीं देता और यहाँ पर टोंग हीरो की तरह कोट वगैरह फाड़ कर फेंक देता है और एक प्रोफेशनल शेफ़ की तरह एक नूडल्स डिश बनाता है। वो कहता है कि ये है असली नूडल्स, इसे टेस्ट करके बताइए कि ये अच्छा है या वो पैकेट वाला नूडल्स जिसे गॉड ऑफ कुकरी रिकमेंड कर रहे हैं। असल में दोस्तों ये सब कुछ टोंग का प्लान था क्योंकि वो जानता था स्टीफन धोखे से गॉड ऑफ कुकरी का ताज पहनकर लोगों को उल्लू बना रहा है। इसलिए उसने स्टीफन के पार्टनर के साथ डील की थी कि अगर तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगे तो मैं गॉड ऑफ कुकरी बन जाऊंगा और तुम्हें अपना पार्टनर बना लूँगा और क्योंकि मैं असली शेफ़ हूँ तो पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। और दोस्तों इस पर स्टीफन का पार्टनर भी स्टीफन का साथ छोड़ने के लिए मान गया और उनका ये प्लान भी सफल हो गया। अब मीडिया और पब्लिक के सामने स्टीफन का पर्दा फाश हो गया था। यही नहीं, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में बंद भी कर देती है क्योंकि उसके रेकमेंड किए हुए प्रोडक्ट को खाकर 50 लोग बीमार पड़ गए थे और वो हॉस्पिटल में थे। इसके बाद टोंग बन जाता है गॉड ऑफ कुकरी और स्टीफन ने धोखे से जो प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस कमाया था वो सब कुछ सील कर दिया जाता है। अब आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में। वो शैरल को बताता है कि मैं अभी जेल से रिलीज़ हुआ हूँ। तभी अचानक एक गैंग आकर उसको पीटने लग जाता है। फिर पता चलता है कि शैरल की दुकान पर आने से पहले स्टीफन ने किसी और की दुकान में लड़ाई झगड़ा किया था, इसलिए वो लोग उसको मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। शैरल तो स्टीफन को लोगों से बचा लेती है और उनको भगा भी देती है। फिर वो स्टीफन को एक बहुत ही टेस्टी राइस डिश खाने के लिए देती है। स्टीफन कहता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें और तुम्हारे नूडल्स में कितना फ़र्क है, और ये राइस ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब रात को जब दुकान बंद हो रही थी तो एक गैंग वहाँ पर आता है। एक्चुअली ये आदमी इसी मार्केट में स्ट्रीट फूड शॉप चलाता है जिसमें वो प्रॉन के डिशेस बेचता है और इसका नाम है चैन। और शैरल की बात की जाए तो वो बीफ बॉल्स का डिश बनाने में बड़ी एक्सपर्ट है और वैसे इस एरिया में चैन और शैरल की शॉप ही टॉप पर है। शैरल का भी अपना एक गैंग है और आज चैन की शॉप पर उतने लोग नहीं आए थे जितने शैरल की दुकान पर। वो कहता है कि अगर देखो हम दोनों की रेसिपीज़ को मिलाकर हम कोई नया डिश बनाकर बेचेंगे तो बिज़नेस बहुत ही आगे बढ़ेगा, हम मालामाल हो जाएंगे और मुनाफे में मेरा 60% और तुम्हारा 40%। बोलो डील मंजूर है। शैरल तो ये सुनकर उसको गाली दे देती है कि कस्टमर मेरी दुकान पर ज़्यादा आते हैं, मतलब मेरा खाना अच्छा है और तुम मुझे 40% दोगे और खुद 60। चुपचाप से डील पलट दो और 60 मेरे और 40 तुम्हारे। बोलो मंजूर। पर चैन नहीं मानता। इनके बीच ऐसी मुठभेड़ होती रहती थी। शैरल के गैंग के साथ स्टीफन भी खड़ा होता है और बात बात पर वो पीछे से कमेंट्स कर रहा होता है। अब इससे चैन तो बिगड़ जाता है कि वो कौन है जो मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है, ज़रा सामने आ जाओ। जब कोई सामने नहीं आता तो वो सभी को लाइन में खड़ा करके कहता है कि अब मेरे साथ बात करो, मैं तुम सबकी आवाज़ सुनकर पता लगा लूँगा कि वो कौन था। तो बस दोस्तों स्टीफन पकड़ा जाता है और चैन गुस्से में उसे काटने वाला होता है। तभी शैरल चाकू पकड़कर चैन को ही उठाकर फेंक देती है।
फिर वो अपना बड़ा सा चाकू उठाकर चैन के 2 टुकड़े करने ही वाली होती है, लेकिन उसकी आंखों के बीचों बीच रुक जाती है। चैन की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, वो तुरंत भाग जाता है, लेकिन बहुत देर बाद फिर अपनी गैंग को लेकर वापस आता है, क्योंकि अगर उसने शेरिल को ख़त्म नहीं किया तो उसका अपना बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन वो देखता है कि बहुत देर से स्टीफन और शेरिल एक टेबल पर बैठे ना जाने क्या कर रहे हैं। चैन तो सेफ्टी के लिए अपने कुछ आदमियों को दूर खड़ा कर देता है और बाकियों को लेकर शेरिल और स्टीफन के पास जाता है। बहुत देर के बाद जब वो वापस नहीं आता तो उसके आदमी जाकर देखते हैं, वहाँ चैन शेरिल को काटने के बजाय उन दोनों के साथ टेबल पर बैठा होता है। लेकिन ये तीनों ऐसा क्या कर रहे हैं जो हिल भी नहीं रहे। और तब हमें दिखाते हैं कि उनके आगे बड़ी देर से एक छोटा सा बॉल बाउंस किए जा रहा है। कुछ देर पहले ये लोग जो प्रॉन और बीफ बॉल्स को मिलाकर कोई डिश बनाने की सोच रहे थे, ये वही डिश है जो स्टीफन और शेरिल ने बना दिया है, और ये इतना इलास्टिक है कि लगातार बाउंस कर रहा है। चैन उसे टेस्ट करता है तो समझ जाता है कि वाह, ये तो लाजवाब है। शेरिल के बीफ बॉल्स के अंदर तुम्हारे प्रॉन्स का कीमा स्टफ करके ये बॉल बना है, और अगर इस कॉम्बिनेशन डिश को हम अपने शॉप में बेचेंगे फिर हमारा एक रेस्टोरेंट बनेगा, और कुछ दिनों में हम 1 या 8 रेस्टोरेंट खोल लेंगे, और मैं मार्केट रिसर्च करूँगा। इस तरह इन तीनों के बीच होती है एक मस्त डीलिंग। बीफ बॉल्स को इतना बाउंसी बनाने के लिए उसे कितना पीटना होता है ये सिर्फ शेरिल जानती है, और चैन प्राउंस के बारे में A to Z सब कुछ जानता है, तो इनका कॉम्बिनेशन जरूर रंग लाएगा। ये सोचकर वो एक छोटा रेस्टोरेंट खोल भी लेते हैं। प्रॉब्लम अब ये है कि एक भी कस्टमर नहीं आता। ये लोग फिर डिश का रेट घटा देते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट सुनसान पड़ा होता है, कोई नहीं आता। उसके बाद ये लोग लगातार दाम घटाते जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये समझ जाते हैं कि जब लोगों को इस नई डिश के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो वो क्यों आएंगे खाने के लिए। इसलिए वो अपनी डिश को फ्री में देकर मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और फ्री में खाना मिल रहा था ये सुनकर एक पेटू नर्स वहाँ पर आती है और एक बाउल भरकर स्पेशल डिश लेकर जाती है। साथ ही हॉस्पिटल में उसके कुछ पेशेंट चुपके से उसके सारे बीफ बॉल्स खा लेते हैं और उन्हें उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर क्या था, नर्स अपने सारे पेशेंट्स को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आती है और कहती है कि चलो भाइयों और बहनों, यहाँ सब कुछ फ्री है, जी भरकर खाओ। पेशेंट्स बड़े चाव से खाते हैं और इस तरह से रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी बहुत बड़ी हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे वही चीज़ डिश का रेट बढ़ाते जाते हैं और आखिर उस रेट पर बेचते हैं जो इन्होंने पहले फिक्स किया था। उसके बाद तो मीडिया वाले भी इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ आ जाती है। ये सब कुछ देखकर स्टीफन का एक्स पार्टनर और टोंग बौखला जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्टीफन जेल में सड़ रहा होगा, लेकिन यहाँ ये तो नया रेस्टोरेंट खोलकर बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है और लोग इसकी बहुत तारीफ भी कर रहे हैं उसके स्पेशल डिश के लिए। वक्त बीतता है और जैसे ही स्टीफन ने कहा था उसके रेस्टोरेंट के 2 ब्रांचेस खुल जाते हैं और 2 से 4 होते हैं, फिर 8, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में लगभग 2500 ब्रांचेस हो जाती हैं। ये लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो एक दिन ये लोग एक बड़े चमक धमक वाले 5 स्टार होटल में जाते हैं। वहाँ पर आता है स्टीफन का पुराना पार्टनर और टोंग। स्टीफन तो उसको चिढ़ाता है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, तुम्हें ऐसा लगा होगा ना, देखो कि बिगड़ने की बजाय संवर गई मेरी लाइफ। अब मैं किसी को धोखा नहीं देता और देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे रेस्टोरेंट के 2500 ब्रांचेस दुनिया भर में हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अभी भी झूठी मार्केटिंग करके पब्लिक को धोखा दे रहे हो। सही कहा ना? पर टोंग कहता है कि तुम होगे बड़े करोड़पति, लेकिन कुकिंग का भगवान तो अभी भी मैं ही हूँ। मेरे साथ compete करके गॉड ऑफ कुकरी का खिताब जीत कर दिखाओ, फिर देख लेंगे तुम कितने होनहार हो। और यहाँ पर ईगो की बात आ जाती है, तो स्टीफन ये चैलेंज भी स्वीकार कर लेता है और कहता है कि अगले गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में मेरी और तुम्हारी टक्कर होगी। वहाँ पर देखेंगे कौन होगा बेस्ट शेफ़। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहस के बीच में दोनों के गैंग्स फाइट करने लग जाते हैं। शेरिल तो उनको खूब पीटती भी है और अपना कुंफू का टैलेंट भी दिखाती है। स्टीफन उसको शांत करके बाथरूम में लेकर जाता है, लेकिन तब भी वो उछल रही होती है, तो स्टीफन उसको कस के पकड़ लेता है। तो उस मोमेंट में ना जाने शेरिल को क्या होता है कि वो स्टीफन के गाल पर किस कर देती है, और स्टीफन को उसका ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कुछ लोगों को खूबसूरत और कुछ लोगों को बदसूरत मानता है। उसके हिसाब से शेरिल बदसूरत है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके दांत अब स्टीफन को घिनौने लग जाते हैं। वो शेरिल को धक्का देकर उठ जाता है। शायद शेरिल स्टीफन को पसंद करने लगी है, लेकिन स्टीफन को शेरिल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है।
फिर शेरिल के जाने के बाद वो अपने गाल को बार बार सौंप से धोता है, सिर्फ इसलिए कि शेरिल ने उसके गाल पर किस किया था। फिर वो अपने साथियों के साथ ड्रिंक करने जाता है और चैन से पूछता है कि शेरिल का चेहरा ऐसा क्यों है। चैन कहता है कि तुम्हारे लिए लड़ते हुए उसका ये हाल हो गया है, तुम्हें पता भी है। स्टीफन तो चौंक जाता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। चैन कहता है कि बकवास नहीं है, सच कह रहा हूँ। जब तुम गॉड ऑफ कुकरी नहीं थे तब से वो तुम्हारी कुकिंग की फ़ैन है। और पता है, जब तुम गॉड ऑफ कुकरी बने और हर मैगजीन में तुम्हारी फ़ोटोज़ और पोस्टर छपने लगे तो शेरिल अपने घर की दीवारों को उन पोस्टर से भर देती थी। एक दिन हुआ ये कि किसी ने तुम्हारे पोस्टर्स को फाड़ दिया तो उसे इतना गुस्सा आया कि वो उन लोगों से लड़ने पर उतर आई। और वो लोग तो ठहरे एक नंबर के रोडीज। उन्होंने शेरिल पर चाकू से लगातार वार किए। उसमें शेरिल तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे पर चाकू से गहरे घाव हो गए। इसी वजह से उसका चेहरा इस तरह हो गया। और हाँ, अभी तो वो तुमसे प्यार भी करने लगी है। स्टीफन के कान खुले रह जाते हैं, वो चौंक जाता है। पर तभी शेरिल कुछ ज़्यादा ही मेकअप करके उसके सामने आती है। दरअसल 1 महीने के बाद गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन है, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए स्टीफन चाइना जा रहा है। शेरिल कहती है कि मैं भी साथ चलना चाहूँगी, तो स्टीफन कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मुझे बख्श दो प्लीज़, कहकर स्टीफन जल्दी से टैक्सी में निकल जाता है। अगले सीन में वो चाइना वाली फ़्लाइट को पकड़ लेता है और फिर चाइना जाकर वो चैन को कॉल करता है और तब चैन उसे बताता है कि शेरिल भी चाइना आई है। स्टीफन तो बौखला जाता है कि यार इसको हो क्या गया है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। चैन कहता है कि अरे वो तुम्हें कुछ देने के लिए आई है। उसी मोमेंट में शेरिल भागी चली आती है कि मैं आ गई मेरी जान। उसको देखकर स्टीफन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है, पर आखिर वो स्टीफन को पकड़ लेती है। वो कुछ चीज़ देती है और कहती है तुम इसे भूल आए थे। और फिर वो कागज़ पर हार्ट बनाकर कहती है ये मेरा दिल है, अब तुम इसके बीच में तीर बना दो बस। स्टीफन घबराकर कहता है कि मैं नहीं, मैं तीर वगैरह नहीं छोड़ने वाला। भाई समझा करो, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम बस मेरी अच्छी दोस्त हो और कुछ नहीं। शेरिल कहती है ठीक है, दोस्त बन के रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, पर प्लीज़ इसमें एक तीर तो बना दो मेरे लिए, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी, कभी सच बता रही हूँ। पर अचानक शेरिल एक आदमी को देखती है जो स्टीफन को शूट करने आ रहा है। वो स्टीफन को हटाकर खुद उस आदमी के आगे आ जाती है और उसके कंधे पर गोली लग जाती है, बेचारी बेहोश। अब वो आदमी बाद में स्टीफन को शूट करने आता है और एक गन शॉट वहाँ पर सुनाई देता है। यहाँ पर फ्रेम फ्रीज हो जाता है और पता नहीं स्टीफन को क्या हुआ। अब यहाँ से सीन आता है 1 महीने बाद, जहाँ बड़ी शान और शौकत से गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन शुरू होने वाला है। मीडिया और बड़े बड़े लोग वहाँ पर जमा होते हैं। दुनिया भर के बेस्ट शेफ्स एक दूसरे के साथ compete करने वाले हैं। असल में स्टीफन के पुराने पार्टनर और टोंग ने मिलकर स्टीफन को ख़त्म करने का प्लान बनाया था। यहाँ पर एंकर अनाउंस करता है कि कंपटीशन ठीक टाइम पर शुरू होगा और अगर कोई शेफ़ 1 सेकंड भी लेट हुआ तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर टोंग बड़ी टेंशन में होता है कि कहीं स्टीफन आ ना जाए, वरना वो जीत जाएगा। और पार्टनर कहता है कि डरो मत, वो नहीं आने वाला। पर टोंग तो घड़ी और दरवाजे को बार बार देख रहा होता है। पर स्टीफन दरवाजे से नहीं बल्कि सीलिंग तोड़कर बिल्कुल सुपरमैन की तरह ऊपर से एंट्री देता है। टोंग और पार्टनर का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है कि हमने तो इसका कत्ल करवा दिया था, ये जिंदा कैसे बच गया। चलिए ज़रा सा फ्लैशबैक देखते हैं, तो उस दिन हुआ क्या था। बाद में जो टोंग के कहने पर स्टीफन को शूट करने के लिए आया था, उसने शूट तो कर दिया, लेकिन उसी सेकंड में एक ट्रक तेजी से स्टीफन की ओर आया। वो स्टीफन के ऊपर चढ़ जाता, लेकिन स्टीफन सही वक्त पर उस गाड़ी के ऊपर कूद गया और वहाँ से बच निकला था। पर इससे हुआ ये कि वो गाड़ी की एक जगह पर बैलेंस खो देता है और एंड वक्त पर स्टीफन नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट आई है, लेकिन वो मरता नहीं। और तब एक बुजुर्ग मॉन्क ने स्टीफन का इलाज करके उसको बचाया था। लेकिन शेरिल का क्या हुआ ये फ़िलहाल नहीं दिखाया जाता। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो चुका है। सारे शेफ्स कुकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन स्टीफन और टोंग एकदम चुपचाप एक दूसरे को ताक रहे होते हैं। टोंग का असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप जल्दी कुकिंग शुरू कीजिए वरना हार जाएंगे। और टोंग कहता है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ स्टीफन क्या बनाने वाला है, उसे टक्कर देने वाला ही कोई डिश मैं बनाऊँगा। इसी बीच कंपटीशन के जज को दिखाते हैं, जो कि कंटेस्टेंट के पास जाती है और वो शेफ़ कुकिंग करने से पहले चाकू को हवा में उछालकर अपनी बाजीगरी दिखा रहा होता है।
जज कहती है एक बात बताओ, यहाँ पर कुकिंग कंपटीशन चल रहा है या फिर नौटंकी कंपटीशन? यू आर डिसक्वालीफाइड राइट नाउ। कहकर वो कुकिंग शुरू होने से पहले ही उस शेफ को कंपटीशन से बाहर कर देती है। फिर वो कोई अजीब सा डांस भी करती है। सारे शेफ्स उसको देखने लगते हैं तो वो उन सबको भी डिसक्वालीफाई करके वेन्यू से बाहर निकाल देती है। वो कहती है गॉड ऑफ कुकरी कंपटीशन में मन का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मैं नाचूं या गाऊं तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुकिंग पर होना चाहिए, जो कि तुम्हारा नहीं है। इसलिए यू ऑल आर डिसक्वालीफाइड। इस तरह कुकिंग कंपटीशन के बीच ये अलग अलग ही टेस्ट ले रही थी। दोस्तों, इस तरह के टेस्ट के चलते एक एक करके सारे शेफ्स एलिमिनेट हो जाते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ स्टीफन और टोंग बचे हैं। और तब दोनों एक साथ अपनी कुकिंग को शुरू करते हैं। लगता है ये कुकिंग का होने वाला युद्ध है। दोनों को एक ही डिश बनाना है। वो एक फ़िश के बहुत ही पतले स्लाइसेस करते हैं और लगभग एक ही स्टाइल होता है दोनों का। जज तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वाह, इसे कहते हैं कटिंग। और जब स्टीफन को उस मॉन्क ने बचाया था तो उसने स्टीफन को कुंग-फू भी सिखाया था। अब टोंग तो पहले से कुंग-फू जानता था, तो दोनों कुंग-फू और कुकिंग को मिक्स करके बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं। टोंग कढ़ाई में तेल डालकर कुछ फ्राई करता है, लेकिन बीच में उसे उछालकर स्टीफन पर फेंकता है। पर स्टीफन उसे कैच करके अपनी डिश में डाल देता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझ पर मांस फेंकोगे, ये लो गरम तेल। ये कहकर वो अपनी कढ़ाई का गरम तेल टोंग पर फेंक देता है और टोंग अपने डिफेंस में करछी को खुद से प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वो छेद वाला था तो उसके चेहरे पर गर्मा गर्म तेल की बूंदों का डिज़ाइन बन जाता है। और इसके बाद गुस्से में वो अपना बड़ा चाकू निकालकर स्टीफन पर फेंकता है, लेकिन स्टीफन तो कुंग-फू स्टाइल में उछलकर उसे पैरों से पकड़ लेता है और उल्टा उसी पर फेंकता है, लेकिन टोंग झुक जाता है तो उस तरफ बैठे उसके पार्टनर के कंधे पर जाकर लग जाता है चाकू। अब पार्टनर तो चिल्लाता है मुझे बचाओ, हॉस्पिटल लेकर चलो वरना मैं मर जाऊंगा। और तभी एक आदमी कहता है कि ज़्यादा ड्रामा मत करो, चाकू की धार दूसरी तरफ है, तुम्हारे पेट पर नहीं। तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। स्टीफन और टोंग की लड़ाई हद पार कर रही होती है, लेकिन जज उन्हें कुछ नहीं कहती बल्कि तारीफ करती है कि वाह, ये दोनों कितना अच्छा फाइट कर रहे हैं। असल में जिस मॉन्क ने स्टीफन को बचाया था उन्होंने स्टीफन को कुकिंग भी सिखाई थी और वो भी कुंग-फू स्टाइल में, इसलिए वो टॉम को टक्कर दे पा रहा था। फिर दोनों अपने डिशेस को एक जार में रखकर उसे कढ़ाई में रख देते हैं। तब टोंग का पार्टनर एक रिमोट का बटन प्रेस करता है और स्टीफन का जार फट जाता है। उसका डिश हर तरफ बिखर जाता है। असल में टोंग और उसके पार्टनर ने मिलकर स्टीफन के जार में एक बॉम्ब फिक्स कर रखा था। अब जज तो चौंक जाती है कि मैंने इन दोनों को थोड़ा लड़ने क्या दिया, ये तो बम फोड़कर खेल रहे हैं। स्टीफन की सारी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि अब कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। तो टोंग और पार्टनर तो हंसने लग जाते हैं कि अब 2 मिनट में क्या करेगा, कंपटीशन हार जाएगा। दूसरी ओर मॉन्क को दिखाते हैं जो मीडिया को बता रहा होता है कि स्टीफन बुरी तरह घायल था। जब मैंने उसे पहली बार देखा था मैंने उसका इलाज किया था और उसकी जान बचाई। उसे कुकिंग और कुंग-फू भी मैंने ही सिखाया था। अब स्टीफन मॉन्क से टेलीपैथी के द्वारा कम्युनिकेट करता है और बताता है कि मैं हारने वाला हूँ, क्या करूँ। लेकिन मॉन्क कहता है कि हार मानना बुज़दिलों का गुण है, तुम हिम्मत वाले हो और मुझे यकीन है कि तुम इन 2 मिनट में अपना बेस्ट जरूर दोगे। इससे स्टीफन में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। उसे अब शेरिल की याद आती है क्योंकि वो जिंदा भी है या नहीं ये भी स्टीफन नहीं जानता। उसे शेरिल के बनाए हुए बीफ बॉल्स याद आ जाते हैं जो सिर्फ वो बनाया करती थी। उसी डिश से इंस्पायर होकर स्टीफन इस 2 मिनट में बीफ को पीटता है, उसका एक स्पेशल डिश बनाता है। इतना ही नहीं, अपने हाथों में आग लगाकर ऑमलेट बनाते हैं। 2 मिनट होते हैं पूरे और जब जज टोंग का डिश टेस्ट करती है और कहती है वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इतना कहकर वो स्टीफन का डिश टेस्ट करती है और टेस्ट करते ही उसे इतना एंजॉय करती है कि स्टीफन के मेथड, स्टाइल और फूड कंसिस्टेंसी वगैरह की इतनी तारीफ करती है कि थकती नहीं। ये एक टॉप नॉच डिश है, ये कहकर वो पूरा बाउल ख़त्म कर देती है। यहाँ तक कि खुशी के आंसू भी बहाती है कि इस डिश ने तो मुझे स्वर्ग में पहुँचा दिया। सब समझ जाते हैं कि अब द गॉड ऑफ कुकरी का खिताब स्टीफन को ही मिलेगा, लेकिन तब पार्टनर जज को धमकाता है कि अगर तुमने स्टीफन को गॉड ऑफ कुकरी घोषित किया तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारा हस्बैंड दोनों मारे जाएंगे। फिर वो अपने परिवार को बचाने के लिए टोंग को विजेता घोषित कर देती है, पर उसे बहुत दुख होता है कि उसे ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि वो जानती है कि असल विनर तो स्टीफन है। टोंग के लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। वो टोंग को गॉड ऑफ कुकरी का खिताब देने ही वाले होते हैं कि अचानक वो जगह पूरी तरह हिल जाती है। दीवारें और खिड़कियां टूटने लगती हैं जैसे भूकंप आ गया हो
और तब तेज रोशनी के बीचों बीच 3 परियां दिखाई पड़ती हैं, जिनको देखकर स्टीफन अपना सर झुकाता है। वो कहती है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आज से दुनिया के गॉड ऑफ कुकरी तुम ही हो। ये कहकर वो खुद स्टीफन को गॉड ऑफ कुकरी का खिताब देती हैं, पर पार्टनर उन्हें चढ़ाता है और अब स्टीफन से कहता है कि वाह, ड्रामा बड़ा अच्छा कर लेते हो तुम तीनों। इन तीनों को कितने पैसे दिए तुमने बताओ? कहकर वो तीनों परियों को शूट करने जाता है, लेकिन वो तीनों असली परियां थी। फिर वो पार्टनर को श्राप देकर कुत्ता बना देती हैं। टोंग उन्हें शूट करने वाला होता है तो वो उससे भी कोई श्राप दे देती हैं, पर वो क्या था ये हमें नहीं पता चलता। अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी को लगता है कि वो एक पल के लिए कोई सपना देख रहे थे, लेकिन ये सपना नहीं सच था, क्योंकि पार्टनर सच में कुत्ता बनना बैठा था। टोंग को ये श्राप मिला कि उसकी छाती के बीचों बीच एक बड़ा छेद बन चुका है। इस तरह स्टीफन एक बार फिर से गॉड ऑफ कुकरी बन गया, लेकिन इस बार असली। जीत को उसके फ्रेंड और स्टीफन अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्टीफन को शेरिल की बहुत याद आती है, तो चैन बताता है कि असल में शेरिल को कुछ नहीं हुआ, वो बुलेट उसके सोने के दांत पर लगकर बाउंस हो गया था, इसलिए वो जिंदा बच गई। और हाँ, उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली। और उसने एक बात और कही थी कि मेरे बारे में स्टीफन को मत बताना, वरना वो कंपटीशन जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो इतने दिनों से तुम्हें नहीं मिली। आखिरकार वहाँ पर शेरिल भी आ जाती है। स्टीफन तो इमोशनल हो जाता है कि उसके खातिर शेरिल ने कितना कुछ सहा। शेरिल ने कागज़ में हार्ट बनाकर उस पर स्टीफन को तीर बनाने को कहा था, जिसके जवाब में स्टीफन कार्ड में हार्ट भी बना देता है और उसके बीच तीर भी, और वो कार्ड वो शेरिल को देता है और वो बहुत खुश होती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ द गॉड ऑफ कुकरी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।